देश की आजादी को 75 साल हो चुके हैं और शायद ही कभी कोई ऐसा वक्त रहा हो जब हमारे देश की करेंसी रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होता दिखा हो। देश की आजादी के समय रुपए की कीमत डॉलर की कीमत के बराबर थी, यानी $1 बराबर 1 रुपया था। और वर्तमान का सिनेरियो देखें तो $1 की कीमत लगभग 83 रुपए के बराबर हो गई है। इस वीडियो में डॉलर और रुपए को लेकर 5 अहम सवाल जो हमारे जहन में अक्सर उठते रहते हैं, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। उन सवालों में पहला सवाल है, करेंसी एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है और ये कैसे वर्क करता है। दूसरा है, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत का इस कदर गिरने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तीसरा है, इस गिरावट से भारतीय अर्थव्यवस्था और एक आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है। चौथा है, रुपए की कीमत गिरने से भारतीय अर्थव्यवस्था और एक आम आदमी को क्या कुछ फायदे भी हो सकते हैं। और पांचवा है, भारतीय रुपए को कैसे मजबूत कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। इन सारी बातों की चर्चा होगी इस वीडियो में। दोस्तों, पूरे विश्व में लगभग 200 देश हैं और हर देश की अपनी अपनी करेंसी होती है। जैसे इंडिया की करेंसी रुपया है और हर देश का विश्व के अन्य देशों के साथ एक करेंसी एक्सचेंज रेट होता है। जैसे वर्तमान में $1 का करेंसी एक्सचेंज रेट लगभग 83 रुपए है। दोस्तों, करेंसी एक्सचेंज रेट मेनली 3 तरीके से काउंट किया जाता है, जिसमें पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इस सिस्टम में संबंधित देश की सरकार के द्वारा करेंसी का रेट डिसाइड किया जाता है, यानी सरकार चाहे तो वो अपनी करेंसी का रेट डॉलर या किसी अन्य करेंसी के मुकाबले बढ़ा या घटा सकता है। 1993 तक इंडिया में यही सिस्टम लागू था। दूसरा है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इस सिस्टम में डिमांड और सप्लाई पर करेंसी की वैल्यू बेस्ड होती है। करेंसी की डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा होने की दशा में इसकी वैल्यू कम हो जाती है और करेंसी की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने की दशा में इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जैसा कि यूएस डॉलर के साथ है। चूंकि विश्व का ज्यादातर व्यापार यूएस डॉलर में होता है, इसीलिए विश्व के देशों को व्यापार करने के लिए डॉलर खरीदना पड़ता है। इसीलिए इसकी डिमांड हमेशा हाई रहती है और इसकी वैल्यू भी हाई रहती है। नेक्स्ट है मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम। इस सिस्टम में करेंसी का रेट डिमांड और सप्लाई पर तो होता है, पर एक लिमिट तक। इस सिस्टम में सरकारें अपनी करेंसी की एक लिमिट सेट कर देते हैं, जिसके ऊपर या नीचे करेंसी की वैल्यू नहीं जा सकती है। विश्व के ज्यादातर देश फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पर ही अपनी करेंसी को रखते हैं। दोस्तों, करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए संबंधित देश की बैंक में अपने देश की करेंसी देकर उस देश की करेंसी को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, जब सरकारें खुद से करेंसी की वैल्यू को गिरा देती हैं तो इस प्रक्रिया को डीवैल्यूएशन कहते हैं। और जब डिमांड और सप्लाई की वजह से करेंसी की वैल्यू गिरती है तो इस प्रक्रिया को डेप्रिसिएशन कहते हैं। वहीं जब किसी देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए या बढ़ा दी जाए तो उसे एप्रिसिएशन कहते हैं। सामान्यतः जब किसी देश को अपने एक्सपोर्ट को कंट्रोल या कम करना होता है तो देश की करेंसी का एप्रिसिएशन यानी वैल्यू को बढ़ा देता है, और जब किसी देश को अपने एक्सपोर्ट यानी निर्यात को बढ़ावा देना होता है तब वह अपनी करेंसी की वैल्यू को घटा देता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका इंडिया से 1000 केजी गेहूं खरीदता है, जिसके लिए उसे 22 रुपए पर केजी के हिसाब से 22,000 रुपए देना होता है, जिसके लिए अमेरिका को वर्तमान एक्सचेंज रेट से लगभग $265 देना पड़ता है। पर अगर इंडिया अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दे और $1 की वैल्यू 83 की जगह 166 रुपए कर दे, यानी अपनी करेंसी की वैल्यू को आधा कर दे, तो अमेरिका को $1 में अब 83 रुपए की जगह 166 रुपए मिल जाएंगे। इससे इसी गेहूं के लिए अमेरिका को $265 की जगह अब सिर्फ $133 मतलब आधा दाम देना होगा। डीवैल्यूएशन के इस कदम से विश्व पटल पर ज्यादा से ज्यादा देश भारत के साथ व्यापार करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ उनको सस्ते दामों पर लैंड, लेबर, वस्तुएं इत्यादि मिलेगा। दोस्तों, डीवैल्यूएशन को समझने के लिए मैंने इंडिया का एग्जांपल लिया है, पर एक्चुअल में इंडिया मार्च 1993 से मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो करता है। दोस्तों, करेंसी की वैल्यू गिरने के मेजर कारणों की बात करें तो उसमें सबसे पहला है ट्रेड डेफिसिट, यानी इंपोर्ट का एक्सपोर्ट से ज्यादा होना। मतलब हम अन्य देशों से वस्तुओं और सेवाओं को खरीद तो खूब रहे हैं, पर अपने देश की वस्तुओं और सेवाओं को उतना बेच नहीं पा रहे हैं। खरीदने से रुपया जाता है पर बेचने से रुपया आता है। जब हम अन्य देशों से चीजों को खरीदते हैं तो हमें उन्हें डॉलर में पे करना होता है, इसके लिए हमें डॉलर खरीदना पड़ता है। इस केस में डॉलर की वैल्यू बढ़ती है। वहीं जब हम अन्य देशों को चीजें बेचते हैं तो उन देशों को हमारे रुपये को खरीदना होता है, इसके लिए वे हमें डॉलर में पे करते हैं। इस केस में रुपया मजबूत होता है। दोस्तों, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि हमें विश्व व्यापार के लिए डॉलर ही खरीदना पड़ता है या हमेशा हमें रुपए के लिए डॉलर ही मिलता है। पर जिन वस्तुओं का हम ज्यादातर इंपोर्ट व एक्सपोर्ट करते हैं उनका व्यापार डॉलर में ही होता है, जैसे कि क्रूड ऑयल का व्यापार।
दोस्तों, देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के साथ व्यापार करने वाले विश्व के 36 बड़े व्यापारिक साझेदार देशों की करेंसी के संबंध में एक इंडेक्स जारी करता है, जिसको नीर यानी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं। इन 36 देशों के साथ हम उनकी करेंसी में ही व्यापार करते हैं। इंपोर्ट का एक्सपोर्ट से ज्यादा होना रुपए को कमजोर करता है। नेक्स्ट कारण है क्रूड ऑयल का महंगा होना। इसके महंगे होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, मसलन ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बीच विवाद, उनके बीच क्रूड ऑयल महंगा करने जैसा कोई मसौदा, या युद्ध जैसी कोई स्थिति, जैसे कि वर्तमान में रसिया यूक्रेन युद्ध। क्रूड ऑयल महंगा होने की एक बड़ी वजह है क्योंकि इंडिया रसिया से बड़े मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदता है और वहां युद्ध की स्थिति के कारण तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। दोस्तों, देश का लगभग 80% क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल का भी ज्यादातर व्यापार डॉलर में ही होता है और जब क्रूड ऑयल महंगा होगा तो हमें इसे खरीदने के लिए अधिक डॉलर खरीदना पड़ेगा। इसके लिए हमें अधिक रुपया देना होगा। डॉलर को खरीदने से उसकी डिमांड बढ़ी और वो मजबूत हुआ, बल्कि रुपया कमजोर होता गया। दोस्तों, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल जिससे पेट्रोल, डीजल इत्यादि बनाया जाता है। नेक्स्ट कारण है फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट से अपना पैसा बाहर ले जा रहे हैं। ऐसा तब होता है जब इन्वेस्टर को इंडियन मार्केट अनस्टेबल लगने लगता है या उनको यहाँ से बेहतर रिटर्न किसी अन्य देश में मिलने की संभावना लगती है। दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर कोरोना महामारी आने के बाद से ही इंडियन मार्केट से लगातार पैसा निकालकर डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर में इन्वेस्टमेंट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसके अलावा अमेरिकन सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है, क्योंकि किसी देश का सेंट्रल बैंक जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इन्वेस्टर को अधिक रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। इसीलिए फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट से पैसा निकालकर अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कारण है वर्ल्ड इकोनॉमी में रिसेशन का आना, जैसा कि अभी यूरोप का सिनेरियो है। इससे व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और करेंसी की वैल्यू गिरती है। दोस्तों, रुपए की वैल्यू की गिरावट से इंडियन इकोनॉमी और एक आम आदमी पर कुछ नेगेटिव तो कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ते हैं। नेगेटिव इंपैक्ट की बात करें तो उसमें सबसे पहला इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ जाती है। एडिबल ऑयल, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल्स इत्यादि वस्तुओं को हम अन्य देशों से बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। जब रुपए की वैल्यू घट जाती है तो हमें इन सब के लिए और अधिक पे करना पड़ता है। इसके अलावा क्रूड ऑयल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, जिसका प्रभाव जीवन के लिए जरूरी लगभग हर वस्तु पर पड़ता है। मींस हर वस्तु महंगी हो जाती है, क्योंकि रोजमर्रा की लगभग वस्तुओं का ट्रांसपोर्ट विभिन्न स्टेट और सिटीज के मध्य होता है। जब पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट चार्ज भी महंगा होगा और इस बढ़े हुए ट्रांसपोर्ट चार्ज को कहीं न कहीं वस्तुओं को महंगा करके अदा किया जाता है। नेक्स्ट है फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना, विदेशी यात्राएं करना, मेडिकल सुविधाएं लेना और फॉरेन में इन्वेस्ट करना सब महंगा हो जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली का कोई सदस्य फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और उसकी फीस $100 पर मंथ है, तब आपको करंट एक्सचेंज रेट 83 से 8,300 रुपीज देना होगा। लेकिन यही अगर डॉलर का एक्सचेंज रेट 83 की जगह 90 रुपये पर डॉलर तक गिर जाए तो 8,300 की जगह आपको 9,000 रुपीज देने होंगे, मतलब 700 रुपये ज्यादा पे करना होगा। कुछ ऐसा ही नुकसान विदेश में मेडिकल सुविधा लेने, ट्रैवल करने, इन्वेस्टमेंट करने या किसी भी वस्तु के इंपोर्ट करने से होता है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि इन्फ्लेशन की वजह से रुपए की वैल्यू गिरती है। अभी आपने देखा कि रुपए की वैल्यू गिरने से इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। दोस्तों, रुपए की वैल्यू गिरने के कुछ फायदे भी होते हैं, जिसमें प्रमुख है एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि अन्य देशों को रुपया सस्ता मिलता है और हमारे यहाँ की वस्तुएं उनको सस्ती पड़ती हैं, इसलिए वे हमारे देश से वस्तुओं को खरीदना प्रेफर करते हैं। लेकिन वर्तमान में यूरोप में रिसेशन की वजह से रुपए की वैल्यू गिरने के बाद भी देश का एक्सपोर्ट अच्छा नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा विदेश में जॉब कर रहे लोगों को पहले के मुकाबले रुपए की वैल्यू गिरने से अधिक रुपए मिलते हैं। इससे देश का रेमिटेंस बढ़ता है। रेमिटेंस यानी हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा विदेश से भेजा गया रुपया। इसको भी एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली का कोई सदस्य अमेरिका में जॉब करता है और वह अपनी सैलरी से हर महीने आपको $1,000 भेजता है और वर्तमान एक्सचेंज रेट 83 रुपए पर डॉलर के हिसाब से इससे आपको हर महीने 83,000 रुपए मिलते हैं। अगर यही रुपए की वैल्यू गिरकर 100 रुपए पर डॉलर तक हो जाए तो आपको 83,000 रुपए की जगह 1 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब रुपए की वैल्यू 17 रुपए पर डॉलर गिरने से आपको 17,000 रुपए का फायदा हो जाता है। दोस्तों, इंपोर्टिंग कंट्री जैसे इंडिया को करेंसी की वैल्यू गिरने से नुकसान होता है,
क्योंकि देश को चीजें इंपोर्ट करना महंगा पड़ता है। वहीं एक्सपोर्टिंग कंट्री जैसे चाइना को करेंसी की वैल्यू गिरने से फायदा होता है, क्योंकि उनकी वस्तुओं का एक्सपोर्ट पहले के मुकाबले बढ़ता है। इसको भी एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कपड़े का व्यापार करते हैं और जीन्स बनाते हैं और आपने एक जीन्स का दाम $10 फिक्स किया, तब इंडियन रुपी में आपको वर्तमान एक्सचेंज रेट यानी 83 रुपए के हिसाब से एक जीन्स एक्सपोर्ट करने के लिए 830 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 83 की जगह 90 रुपए तक गिर जाए तो आपको यही एक जीन्स के लिए 830 रुपए की जगह 900 रुपए मिल जाएंगे। मतलब रुपए की वैल्यू 7 रुपए पर डॉलर तक गिरने से आपको एक जीन्स पर ही 70 रुपए का फायदा हो गया, क्योंकि आप जीन्स को एक्सपोर्ट यानी बेच रहे हैं। वहीं आप यही जीन्स विदेश से इंपोर्ट यानी खरीद रहे होते तो आपको एग्जैक्टली 70 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है। इसलिए एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को करेंसी की वैल्यू गिरने से फायदा, वहीं इंपोर्टिंग कंट्रीज को नुकसान होता है। सामान्यतः जिस देश का प्रोडक्शन हाई होता है वहां की करेंसी की वैल्यू भी हाई हो ही जाती है। अमेरिका इसका बेस्ट एग्जांपल है। अमेरिका एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज इत्यादि जैसे मामलों में जबरदस्त प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। इंडिया को भी ग्लोबल हब बनाने की आवश्यकता है। इंडिया को प्रोडक्शन व एक्सपोर्टिंग हब बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए हमें मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी स्कीम्स के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पर जोर देना होगा। एडिबल ऑयल, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सबको हमारे देश में बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया जाता है, जिसके लिए हमें डॉलर को खरीदना पड़ता है। इन इंपोर्ट्स में कैसे कटौती किया जा सकता है, इस पर सरकार को जोर देना होगा और इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर पॉलिसी बनानी चाहिए। हमें लेस पॉलिटिक्स मोर इकोनॉमी पर फोकस करना होगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। अमेरिका और यूरोप में डेवलप कंट्रीज हैं और इनकी करेंसी भी स्ट्रांग है। वहीं साउथ कोरिया, चाइना और जापान भी बड़े प्रोड्यूसर व एक्सपोर्टिंग हब हैं और ठीक ठाक डेवलप कंट्रीज हैं, पर इन तीनों देशों की करेंसी ठीक ठाक वीक है। जापान और साउथ कोरिया की करेंसी तो इंडिया से भी वीक है। तो क्या लगता है आपको, क्या करेंसी का वीक या स्ट्रांग होना किसी देश के विकास का सूचक है? अगर है तो चाइना और जापान वीक करेंसी के साथ भी इतना डेवलप क्यों? ये एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है जिसको लेकर आए दिन देश में पॉलिटिक्स होती रहती है। इस मुद्दे पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।